अब हम सेक्शन 181 की बात करेंगे, जो दूसरे पार्ट में हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, प्लेस ऑफ ट्रायल इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब वो सर्टेन ऑफेंसेस क्या हैं? जैसे ठग के द्वारा हत्या, ठग प्लस मर्डर। दूसरा क्या है, डकैती के साथ हत्या। तीसरा क्या है, डकैत की टोली में होना। चौथा क्या है, कस्टडी से भागने की जांच या विचारण उस न्यायालय की जुरिडिक्शन में होगा जहां अपराध किया या दोषी मिला। अब इस बात को ध्यान से देखेंगे, जैसे ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग है या अबडक्शन है, किसी का अपहरण किया या उसको भगाने का जुर्म किया, तो उसकी जांच। आपको याद होगा कि किडनैपिंग का सेक्शन 359, 360, 361 है, किडनैपिंग एंड अबडक्शन का। उसका विचारण उस न्यायालय के अंदर होगा जहां किडनैप किया या भगाया गया या ले जाया गया या छपाया गया या उसको डिटेन किया गया। मीनिंग देयर बाई एट बोथ दी प्लेसेस, जहाँ से वो आदमी बरामद हुआ, जहाँ से उसको भगाया गया। अब उसके बाद जो है उसका दूसरा सेक्शन क्या कहता है, तीसरा सब सेक्शन, चोरी लूट खसोट के अपराध की जांच या निवारण वहाँ हो सकता है जहाँ चोरी या लूट खसोट हुई। आपको याद होगा चोरी या लूट खसोट के सेक्शंस कौन कौन से हैं, 378, 410, 411, 383, 388, 390 और 392, जिसमें चोरी लूट खसोट डाका ये सारे के सारे आते हैं। अब देखना ये है कि ये जहाँ पर ये हुआ और इसका सामान जहाँ पर बरामद हुआ, तो बोथ द कोर्ट्स विल हैव द जुरिडिक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, ये अल्टरनेटिव जुरिडिक्शन दी गई हैं। और उसके बाद 181 जो है उसका चौथा पार्ट देखेंगे, चौथा मतलब उपबंध देखेंगे। वो क्या कहता है कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की जांच और विचारण कहाँ होगा। विचारण जहां अपराध हुआ, उस संपत्ति जो अपराध का विषय है अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया या रखा गया अथवा उसको लौटाया जाना या उसका हिसाब किताब दे दिया जाना है। वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड, प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड एंड रिटेन्ड, प्रॉपर्टी वाज रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न्ड और अकाउंटेड फॉर बाय द एक्यूज्ड। These three requirements are disjunctive, ये संधि तोड़ने वाली हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे द कोर्ट एट एनी ऑफ द थ्री प्लेसेस वुड हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई सच एन ऑफेंस। और इसके ऊपर 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 732 एट पेज 733 उड़ीसा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। अब पांचवी बात इसके अंदर क्या कही गई है कि किसी अपराध की प्रॉपर्टी जो चुराई हुई है वह कब्जा में है जहाँ उसका कब्जा पाया गया है, जांच या निवारण वही होगा जहाँ से चुराई गई। मतलब दोनों जगह जो है इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट इज़ ए सेटल्ड लॉ कि दोनों जगह जुरिडिक्शन होगी। अब 182 की बात हम करते हैं कि ऑफेंसेस कमिटेड बाय लेटर्स एक्सेट्रा। वैसे तो किसी भी सेक्शन को आप पढ़ो, उसके हेडिंग को पढ़ने मात्र से ही क्लियर हो जाता है, लेकिन जो ये वीडियो हम डाल रहे हैं ये मतलब सेक्शन की क्लिष्टता को ख़त्म करने के लिए सिंपल वे में मतलब बात को कहने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या कहता है कि किसी चिट्ठी, लेटर, मैसेज के माध्यम से छल या धोखा किया गया, इसके विचारण की शक्ति जिस न्यायालय की जुरिडिक्शन में संपत्ति धोखा देने वाले को दी गई या दोषी द्वारा प्राप्त किया गया। यानी वो लेटर जहाँ से डाला गया और जहाँ पर पहुँचा, जहाँ से मैसेज किया गया और जहाँ पर मैसेज रिसीव्ड किया गया, बोथ द कोर्ट्स विल हैव द जुरिडिक्शन। लेकिन इसका क भाग तो ये कहता है। अब ख क्या कहता है? ख कहता है कि जहाँ धारा 494 और 495 की जांच और विचारण
की बात आती है वो कहाँ होगा। अब वो उसमें 3 बातें कही गई हैं। नंबर 1, जहाँ अपराध किया, जैसे जिस जगह पर शादी की, जिस जगह पर बाइगैमी की, या अपराधी ने पहले विवाह की अपनी पत्नी व पति के साथ अंतिम बार निवास किया। आइदर ऑफ द स्पाउस, जहाँ लास्ट टाइम रेजाइड किया, जहाँ वो रहते थे, या प्रथम विवाह की पत्नी अपराध किए बिजाने के बाद जहाँ स्थायी रूप से रह रही है। तो ये 3 जगह होगी, जहाँ अपराध हुआ, जहाँ अपराधी ने विवाह से की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया, या जहाँ वह प्रथम विवाह की पत्नी अपराध किए जाने के बाद स्थायी रूप से रह रही है। इसके ऊपर ये अथॉरिटी है 2017 सुप्लीमेंट क्रिमिनल कोर्ट केसेज 402 राजस्थान हाई कोर्ट की, कि ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 109 प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 कैन बी लॉन्च्ड बाय वाइफ अगेंस्ट हस्बैंड एट ए प्लेस वेयर शी इज़ परमानेंटली रिजाइडिंग आफ्टर कमीशन ऑफ ऑफेंस। और ये सेक्शन जो है 18/12/1978 को इंसर्ट हुआ था। अब जो है हम सेक्शन 183 की बात करते हैं। 183 की हेडिंग को ही देखें, यात्रा या जल यात्रा के दौरान किया गया अपराध, ऑफेंस कमिटेड ऑन ए जर्नी और वोएज। इसकी जांच और विचारण उन सभी न्यायालयों में होगा जिसकी ज्यूरिडिक्शन से होकर वह आदमी या चीज़ यात्रा या जल यात्रा के दौरान ले जाई गई। और इसके ऊपर अपना हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा 1995 क्रिमिनल लॉ जनरल 3859। अब 184 की बात हम करते हैं। 184 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध ऐसे हैं कि प्रत्येक उस अपराध की धारा 219, 220, 221 आईपीसी में इकट्ठा चार्ज लगाया जा सकता है और उसका विचारण ट्रायल किया जा सकता है। ये सेक्शन इम्पोर्टेंट हैं। आई एम सॉरी टू से बहुत से वकीलों ने इस सेक्शन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। ये नहीं है कि दोषी जो है मतलब आम जनता ही हो सकती है, ये जज भी दोषी हो सकता है। और इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो 220 क्या कहता है, 220 कहता है, 219 क्या कहता है, 219 कहता है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स करप्टली मेकिंग रिपोर्ट। यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर करप्टली रिपोर्ट कौन करेगा? जज। अगर वो गलत रिपोर्ट करता है, गलत वो करता है तो ही इज़ आल्सो एन ऑफेंडर। 220 क्या कहता है? कमिटमेंट फॉर ट्रायल और कन्फाइनमेंट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी हु नोज दैट ही इज एक्टिंग कंट्रेरी टू लॉ। ये जानते हुए, जैसे बेलेबल ऑफेंस है, बाध्य है बेल करने के लिए, ये जानते हुए कि इसका बेल का हक है और बेल नहीं करता, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अगेंस्ट लॉ, दिस इज कंट्रेरी लॉ। तो इसके लिए ही कैन आल्सो बी प्रोसिक्यूटेड। अब 221 क्या कहता है? इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रीहेंड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रीहेंड। जैसे किसी आदमी को पुलिस वाला है, उसके सामने जुर्म हो रहा है, वो उसको पकड़ने के लिए बाध्य है और नहीं पकड़ रहा, तो इन सेक्शंस का, या मैजिस्ट्रेट के सामने जुर्म हो रहा है, मैजिस्ट्रेट हैज़ द पावर टू एप्रीहेंड एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू एप्रीहेंड, तो मीनिंग देयर भाई इन सेक्शंस का इकट्ठा विचारण हो सकता है, इकट्ठे ट्राई हो सकते हैं, इकट्ठा चार्ज लग सकता है, या कई आदमियों द्वारा किया गया अपराध, जैसे धारा 223 है सीआरपीसी की कि व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज जॉइंटली, तो इसके अनुसार उस न्यायालय में हो सकती है जिसका इन अपराधों से जांच या निवारण की सक्षमता किसी एक की हो। इसके ऊपर अथॉरिटी है 1961 सुप्रीम कोर्ट 1589 पुरुषोत्तम दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है
और दूसरी अथॉरिटी इसी के ऊपर है, एल.एन. मुखर्जी वर्सेस स्टेट, बहुत रेलेवेंट अथॉरिटी है, 1961 सुप्रीम कोर्ट, पेज 1601 पर ये अंकित की गई है। अब सेक्शन 185 की चर्चा हम करते हैं। सेक्शन 185 क्या कहता है? एक शब्द आता है, इसका फर्स्ट ओपनिंग लाइन देखेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियर इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस। इस शब्द को आज ही मुझे मैसेज आया, कमेंट में पूछा गया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड का क्या अर्थ है। तो मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा कि इस अध्याय के पहले में, पूर्व में, सेक्शंस में किसी बात के होते हुए नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द प्रीसीडिंग प्रोविजंस के माने क्या है कि इस अध्याय में जो हमने पहले सेक्शन पढ़े हैं उनमें चाहे कोई भी बात है, राज्य सरकार किसी ऐसे मामले का विचारण जो किसी भी जिले में कमिट हुआ है, किसी दूसरे सेशन खंड में ट्रायल किया जा सकता है। यानी राज्य सरकार को ये पावर है कि इन पहले के प्रोविजंस को भूलते हुए, चाहे वो कुछ भी हैं, राज्य सरकार को ये पावर है कि वो चाहे किसी भी ज़िले में जुर्म हुआ हो, किसी दूसरे ज़िले में उसके ट्राई करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। लेकिन इसके अंदर परंतु है, ये निर्देश किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश या किसी अन्य कानून जो उस समय लागू हो उसके विरुद्ध नहीं होगा। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकती सरकार, या कोई ऐसा कानून जो उस समय लागू है उसको वायलेट नहीं कर सकती। तो 186 क्या कहता है? संदेह की दिशा में उच्च न्यायालय वो जिला निश्चित करेगा जहां विचारण होगा। ये सेक्शन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब सेक्शन 2 जो है, मतलब आपको समझना होगा। ये क्या कहता है कि जहां 2 या अधिक कोर्ट में संज्ञान ले लिया, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक आदमी हरियाणा के अंदर पिटना शुरू हो गया और दोषी जो है उसको पीटते पीटते भगा रहा है और वो भाग करके दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर मर जाता है। तो बोथ द कोर्ट्स हैव द ज्यूरिडिक्शन। या हरियाणा में कई जगह जो है वो भाग गया और एक थाने के क्षेत्र में, दूसरे थाने के क्षेत्र में, तीसरे थाने के क्षेत्र में, तो मीनिंग देर भाई उन तीनों थानों को ज्यूरिडिक्शन होगी। उन तीनों थानों के जो मतलब प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, एरिया जो है थानों के हिसाब से बढ़ता है जुडिशरी में, क्रिमिनल कोर्ट्स में, तो उन तीनों को ज्यूरिडिक्शन होगी। फिर जो है वो पंजाब की सीमा में घुसा, उसको भी ज्यूरिडिक्शन होगी। अब जो है ये क्या है, यदि वो केवल हरियाणा में रहता है, 3 जगह या 2 जगह केस दर्ज हो गया, तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट विल डिसाइड कि विच ऑफ द कोर्ट विल हियर द मैटर, कहाँ उसका विचारण होगा। और यदि ये प्रश्न उठता है कि उसकी ज्यूरिडिक्शन दिल्ली में भी केस दर्ज हो गया और हरियाणा में भी हो गया और दोनों कोर्ट्स ने संज्ञान ले लिया, बोथ द कोर्ट्स हैव टेकन द कॉग्निजेंस, देन विच ऑफ द कोर्ट विल हियर दैट मैटर, दिस इज इम्पोर्टेंट हियर। तो यहाँ पर क्या है कि जिस कोर्ट ने पहले संज्ञान लिया और जिसकी अपीलेट कोर्ट बनती है, उसका हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट तो दोनों की है, लेकिन जिसने पहले संज्ञान लिया उसकी अपीलेट कोर्ट जो हाई कोर्ट बनता है, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जो है कहाँ चलेगा। पहले वाले में तो एक ही हाई कोर्ट था, जैसे हरियाणा का ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट था। अब जब दिल्ली की सीमा और हरियाणा की सीमा दोनों में ज्यूरिडिक्शन हो गई और दोनों जगह केस दर्ज हो गया, देन पहले जिसका कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है उस कोर्ट का हाई कोर्ट विल डिसाइड। तो ये इस सेक्शन के अंदर कहा गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 187 पर। जब किसी JMIC को ये विश्वास हो जाए कि उसकी ज्यूरिडिक्शन के किसी आदमी ने उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर, यानी भारत के अंदर या बाहर अपराध किया है, तो उसकी जांच या विचारण सेक्शन 177 से 188 तक के
जिनमें 2 धाराएं शामिल हैं और भारत में विचाराधीन हैं, तो मैजिस्ट्रेट उसकी जांच ऐसे कर सकता है मानो उसकी अपनी ज्यूरिडिक्शन में केस हुआ हो, और ऐसे व्यक्ति को अपने सामने पेश होने के लिए विवश कर सकता है और जांच और विचारण हेतु जिस कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन है उस मैजिस्ट्रेट को उसको भेज सकता है। या यदि ऐसा अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तो ऐसा आदमी उस मैजिस्ट्रेट की संतुष्टि का बेल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज भरेगा और मैजिस्ट्रेट वो बेल बॉन्ड भरवा कर अधिकारिता वाले मैजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होने के बारे आदेश दे सकता है। इसका सब सेक्शन 2 है, यदि इस तरह के ज्यूरिडिक्शन वाले मैजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा हों, जैसे वो मैंने पहले भी बताया कि 2-3 ज्यूरिडिक्शन के एक से ज़्यादा हैं, तो वो मैजिस्ट्रेट माननीय हाई कोर्ट को उचित आदेश के लिए रिक्वेस्ट करेगा। और सेक्शन 188 पर आते हैं। सेक्शन 188 क्या कहता है? ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय ए सिटीजन, किसने किया? भारत के नागरिक ने, वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर। हाई सीज के माने खुला समुद्र, खुले समुद्र में किया या कहीं और किया। ही हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत के किसी रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर जुर्म किया जाता है, भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन वो जलयान या वायुयान भारत के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई ऐसे ही होगी मानो उसने वह अपराध भारत के अंदर ही उस स्थान पर किया है जहाँ वो पाया गया। परंतु इम्पोर्टेंट है इसमें, परंतु क्या है कि नो सच ऑफेंस शैल बी इंक्वायर्ड विद और ट्राइड इन इंडिया एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति के बिना किसी ऐसे ऑफेंस की ट्रायल नहीं हो सकती। अब 189 सेक्शन क्या कहता है? रिसीट ऑफ एविडेंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर जो जुर्म हुआ है उनका बयान, जांच, निवारण धारा 188 के अधीन किया जा रहा है। जो अभी 188 पढ़ी, तो उनका 188 के अधीन उसकी जांच वगैरह की जा रही है। तो केंद्र सरकार चाहे तो ये निर्देश दे सकती है कि सक्षम कौन आदमी होगा जिसके सामने ये सारी की सारी कार्रवाई की जाएगी। तो केंद्र सरकार जो है कह सकती है कि साक्ष्य जो है कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया या डिप्लोमेटिक के सामने साक्ष्य ले, या साक्ष्य के लिए कमीशन नियुक्त किया जा सकता है। और इस प्रकार हमारा चैप्टर 13 समाप्त हुआ और मुझे विश्वास है कि आपको हमारा चैनल नो द लॉ पसंद आया होगा। तो फिर सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप समय पर प्राप्त कर सकें। लाइक करना भी ना भूलें। कल हम करेंगे चैप्टर 14 जिसमें सेक्शन 190 से 199 पर चर्चा होगी। जय हिंद।